हम बात कर रहे हैं अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। अगर मेरे पास में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स दिए हैं और मुझे उन्हें ऐड करना हो तो हाउ विल आई ऐड। मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। दिस इज वेक्टर ए बी and from this terminal point I am going another vector. This is हमारे पास में एक वेक्टर है यहाँ पर वेक्टर ए बी एंड द सेकंड इज वेक्टर बी सी। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। वेक्टर्स ए बी प्लस वेक्टर बी सी, तो उसमें क्या होगा? अगर मेरे पास में सेकंड वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फर्स्ट वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, उस केस में ऐड करने के लिए मैं पहले वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लूंगा और उसको मिला दूंगा सेकंड वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से। तो मेरे पास में जो एक नया वेक्टर बनेगा ये होगा उन दोनों वेक्टर्स का सम। यहां पर ये सब मेरे पास में खोला जाएगा वेक्टर एसी। इस तरह से हम लोग सम कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मेरे पास में वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिए हों कि उनके जो टर्मिनल पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट है वो ना मिले। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक वेक्टर ये लिया, इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं ए और दूसरा मेरे पास वेक्टर है, वो कह रहा है कि इनको आप ऐड कीजिए। तो कैसे करेंगे? हम पहले जो फर्स्ट वाला वेक्टर है कोई भी उसको बना देंगे। उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब सेकंड वाले वेक्टर को उठाऊंगा और इसको उठाकर कहां ले आऊंगा? फर्स्ट वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर, और फिर से उसी पोजीशन में आएगा कि पहले वाले का टर्मिनल और दूसरे वाले का इनिशियल एक जगह पर है। अब अगर मुझे इनको सम करना हो तो पहले वाले का इनिशियल से लेकर दूसरे वाले के टर्मिनल तक मैं ऐड कर दूंगा और मेरे पास में जो नया वेक्टर बनेगा ये इन दोनों के सम के इक्वल है ना। इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। अब एडिशन की बात हुई है तो साथ साथ में सब्ट्रैक्शन की बात भी कर लेते हैं। अगर मेरे पास में ये वेक्टर b है और मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? अब जिसका नेगेटिव वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, इसकी लंबाई तो इतनी होगी लाइन की, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ऑपोजिट। तो मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट इधर एक वेक्टर बना देता हूं और ये होगा मेरे पास में माइनस बी, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस लग गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब अगर मुझे फाइंड करना है इन दोनों का सम, तो ये मेरे पास है फर्स्ट वाले का इनिशियल वेक्टर और दूसरे वाले का टर्मिनल पॉइंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास में वेक्टर ए प्लस दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस बी। मैंने ऐसे लिखा और इसको हम सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास में? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम वेक्टर्स का एडिशन भी कर सकते हैं, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। दो चीजें हुई मेरे पास। अब बात करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के एक और तरीके के बारे में। यहाँ पर मेरे पास में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर इसको मैं नाम देता हूँ वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी। ठीक है, उसमें हम मुझे इन्हें ऐड करना है। क्या करना है? अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो इस वाले को उठाकर यहां पर ले आओ, इसको मैं शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट करता हूं, अब क्योंकि मैं इसी को उठाकर लेकर गया तो वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, ये हो गया मेरे पास में वेक्टर। अब एक तरीका तो ये था, तो आप एडिशन कैसे निकालोगे? इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दोगे, ये आपके पास क्या निकल जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी हमने सीखा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप इसी वाले को उठाकर उधर क्यों लेकर गए हो? आप इसको भी तो उठाकर ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, मैंने कहा ओके, मैं इस वाले वेक्टर को उठाकर ले गया
ऊपर, तो मेरे पास में एक कोलिनियर वेक्टर बनेगा ये वाला दूसरा। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो ये बना वेक्टर है। और जब आप इसका एडिशन निकालेंगे तो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका वेक्टर पॉइंट, तो मेरे पास में फिर से वही वेक्टर बनेगा। अब उसको b प्लस a लिखते हैं a प्लस b लिखते हैं, एक ही बात, दोनों केस में हमारे सेम बात है। तो ये जो है अगली शेप आप जो देख रहे हैं पैरेललोग्राम जैसी लग रही है ना, तो इसको जब हम इस तरीके से इसको एडिशन को करते हैं तो आंसर सेम आता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब यहां से एक बात और समझ में आ रही है, हम इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब मैंने इधर से a प्लस बी किया और इधर से b प्लस a किया तो दोनों की वैल्यू कैसी आई मेरे पास में सेम आई, यानी कि वेक्टर a प्लस b इक्वल्स आ रहा है वेक्टर b प्लस a के इक्वल आ रहा है। फिर बात है, अब वेक्टर्स एडिशन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। उनका अगर ऑर्डर चेंज कर देता है एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में वेक्टर एडिशन की, उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या होता है, पहले मैं लिखता हूं क्या है, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कहती है क्या पहले वेक्टर a और b को ऐड करो, उसके बाद उसमें वेक्टर c ऐड कर दो, कुछ आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आप पहले क्या करो, वेक्टर b और वेक्टर c को ऐड कर दो, कर दिया, फिर उसमें वेक्टर a को ऐड कर दो, कुछ आंसर आ जाएगा, मैं आ जाएगा। वो कहते हैं दोनों केस में आपका आंसर जो है सेम आएगा। अच्छा, प्रूव करते हैं, चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। मैं तीन वेक्टर्स बना लेता हूं, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। ठीक हो गया? अभी पहले वाले के हिसाब से करते हैं। पहले मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालता हूं, तो मेरे पास में क्या बनेगा, a और फिर इसमें मैं ऐड कर देता हूं आगे b, तो ये मेरे पास में आ जाएगा a प्लस b। यहां तक हो गया। अब वो कहता है कि जो आपके पास आंसर आए इसमें आप वेक्टर c ऐड कर देना, तो वेक्टर c को उठा के मैं ले आता हूं यहां पर, ये वेक्टर c हुआ, तो वेक्टर a प्लस b यहां तक और उसमें ऐड कर दिया वेक्टर c, तो इन दोनों का सम कैसे आएगा, पहले वाले का एडिशन दूसरे वाले का टर्मिनल। तो ये हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो पहले से ये वाला और उसमें ऐड कर दिया मैंने वेक्टर c, तो पहला केस मेरे पास में ये बना लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस ड्रॉ करके देखते हैं। आरएचएस में क्या कह रहा हूं कि पहले a b प्लस c करवाओ, तो मैं तो कर लेते हैं वेक्टर b ये रहा मेरे पास में, वेक्टर b को मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, उसमें ऐड करना है वेक्टर c, इसको उठा के ले जाता हूं मैं यहां पर, ये वो वेक्टर c, इनको ऐड करने में आता है पहले वाले का एडिशन दूसरे वाले का टर्मिनल, तो ये हुआ वेक्टर b प्लस c। हो गया, बैकअप हो गया भाई। अब वो कहते हैं क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है वेक्टर a, जो आंसर आया मैं कर लेते हैं। अब वेक्टर a क्या है मेरे पास में, वेक्टर a है मेरे पास में ये रहा। अब आपको ऐड करना है इसके अंदर में वेक्टर a, मैं कर लेते हैं। अब वेक्टर a को मैं उठा कर ले जाता हूं, जो आंसर आया उसके आगे ये मेरे पास में है वेक्टर a। अब जब इसको ऐड करना है तो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट इसको मिला देते हैं, ये मेरे पास में आ गया b प्लस c, तो पहले से था
ये वाला, और उसमें ऐड कर दिया a। अब वो कह रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये वाला आएगा और ये वाला जो वेक्टर आएगा जो इस केस में आया, ये दोनों आपके क्या होंगे हमेशा, ये आपके हमेशा सेम होंगे, तो दोनों सेम होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करती है और ये होगी मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हो अगर मैं एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास? इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट multiplication of vector by a, एक वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? मैं तो स्केलर और वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक वेक्टर मान लेता हूं अपने पास में a वेक्टर, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है और जिसका कुछ डायरेक्शन है। मैं दूसरा अपने पास में एक स्केलर मान लेता हूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। मुझे देखना है कि क्या होगा अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। अब जो स्केलर है हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब मेरे पास में इधर एक स्केलर है जिसके पास में सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास में एक वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास में डायरेक्शन भी है। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अब देखिए मैग्नीट्यूड इधर भी है और मैग्नीट्यूड इधर भी है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इधर डायरेक्शन है, उधर कुछ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो जो मेरे पास में रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, पहली तो चीज ये है उसके पास में जो इनके प्रोडक्ट से आएगा उसके पास में डायरेक्शन होगा, तो भाई एक के पास डायरेक्शन है, दूसरे का जो रिजल्टेंट आएगा उसके पास होगा, इनके वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी नहीं, वो इन दोनों मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उसका जो है नया मैग्नीट्यूड बनेगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड 2। उन दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में जो है नया मैग्नीट्यूड आएगा, नई वेक्टर क्वांटिटी। इसको कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं वही अपने लैम्डा और ए की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास में एक वेक्टर है, ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये है मेरे पास में वेक्टर ए, ठीक है। पहले केस में मैं क्या करता हूं, मैं लैम्डा की वैल्यू को लेता हूं 1। जब मैंने 1 लिया और मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन में तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका कुछ होगा तो आपस में मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होता। तो मेरे पास में जो नया वेक्टर बनेगा लैम्डा ए, वो भी कितना होगा, सेम होगा एज इट इज। अब मैं लैम्डा की वैल्यू ले रहा हूं 2, ठीक है। ये पहला केस हुआ, इसको बंद कर देते हैं। सेकंड केस में जब मैंने लैम्डा की वैल्यू 2 ली तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा ए के लिए, तो मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, यानी कि जो लेंथ है मैग्नीट्यूड वो डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो अगर यहाँ पर मेरे पास एक लेंथ थी, ये दूसरी हो गई, तो ये मेरे पास जो है बिल्कुल डबल हो जाएगा। यहाँ पर ए था तो डबल हो गया, ये नया मेरे पास में लैम्डा ए की वैल्यू इस तरह से आप समझ रहे हैं ना, वो डबल हो गया इसकी लेंथ, ये हुआ। तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि जब लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में है 1/2, ठीक है। अब डायरेक्शन में तो चेंज नहीं कर सकते, सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से, यानी इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो आधा हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, अगर ये इतना बड़ा है तो मैग्नीट्यूड आधा होने पर क्या हो जाएगा, मेरे पास में आधा रह जाएगा। तो ये मेरे पास में जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड आधा होगा, वो होगा कुछ इस तरह से। ये मेरे पास में 3 वेक्टर्स के मैंने एग्जांपल दिए। अब इसके बाद में एक और चीज आती है, वो क्या चीज आती है कि अगर मेरे पास में मैं लैम्डा की वैल्यू लूं नेगेटिव में, मैं लैम्डा की वैल्यू ले रहा हूं -k
ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड वैल्यू भी माइनस किया। तो मेरे पास में क्या होगा, आप देखेंगे कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली तो चीज ये कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन माइनस का मतलब क्या है, यानी कि मेरा वेक्टर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस ए। और हमें बात पता है कि अगर वेक्टर के आगे माइनस लगाते तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तो जब हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होगा और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल कैसी हो जाएगी, उसके ऊपर से तो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट। तो मेरे पास में ये जो है नया वेक्टर बनेगा जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चार मतलब मैंने एग्जांपल्स दिए आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए। नेगेटिव वाले में डायरेक्शन बदल जाता है, बाकी जितनी मेरे स्केलर की वैल्यू होगी तो जो उसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर का मेरे ओरिजिनल का वो उतने टाइम्स हो जाएगा। अब अगर मैं आपके पास में मेरे पास में वेक्टर था a, मैंने क्या किया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसका फिर मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। तो मेरे पास में एक नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड नंबर होता है और उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो भी एक नंबर आएगा। और मैंने क्या किया, इस नंबर को ही अपना स्केलर मान लिया जिससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास में इस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, पहली चीज लैम्डा की जगह आएगा 1 अपॉन ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर से। अब आप देखिए मेरे पास में जो वेक्टर था ओरिजिनल ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना था, इतना ही था, यही सेम, और उसी से मैंने कर दिया डिवाइड, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास में जो नया वेक्टर बनेगा वो मेरे पास में बनेगा 1। अब उसका डायरेक्शन तो कुछ रहेगा इसी का डायरेक्शन, और ये मेरे पास में जब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, और इसमें दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और इस ये जो नया मेरे पास आएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो जो है वो सेम रहेगा वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड तो नीचे से डिवाइड हो गया लेकिन डायरेक्शन सेम रहा। अब हमने पढ़ा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो अगर मुझे निकालना हो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा इस फॉर्म में, उसको लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा और मेरे पास में सिर्फ डायरेक्शन बन जाएगा, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए बनाकर उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं छोटी सी, तो इसको करते हैं ए कैप। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, और इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास में ये हमारे पास में है यूनिट वेक्टर। हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की, देखते हैं क्या होता है, शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं जहां पर मेरे पास में एक्सिस है x y एंड z। अब x एक्सिस डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट चलूं तो मेरे पास में जो पॉइंट होगा वो कुछ होगा 1,0,0, इसको मैं नाम दे देता हूं a। इसी तरह से y एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं चलूं 1 यूनिट तो मेरे पास में जो पॉइंट होगा वो होगा 0,1,0, इसको मैंने नाम दे दिया d। सिमिलर वे में z एक्सिस की तरफ अगर यूनिट एक कदम चलूं तो मेरे पास में जो पॉइंट होगा वो होगा c और 0,0,1। ठीक है, अब इन यूनिट्स का हम लोग करते क्या होगा, मैं आपको एक पॉइंट अभी एक पॉइंट बताता हूं कि उससे पहले मैं देखते हैं कि अगर मेरे पास में a पॉइंट है और इन सब का ओरिजिन है a। आप जानते हैं ओरिजिन से हम जब भी किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है। अगर मैं o a को मिलाता हूं तो मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर o a, और इस पोजीशन वेक्टर जो मेरे पास में है वो o x की डायरेक्शन में होगा। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर o a है इसका
मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास में पॉइंट से 1, 0,0 हम जानते हैं अगर मेरे पास में पॉइंट x, y, z है तो उसका जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √x² + y² + z²। तो यहाँ पर मेरे पास में आएगा 1² + 0² + 0² का रूट और इसको सिंपली आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। यानी कि OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि OA यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में? OX के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से जो मेरे पास में OB है, OB क्या होगा? वो भी यूनिट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी बनाएगा और वो किसके डायरेक्शन में होगा? वो OY वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरह से मेरे पास में OC से उसका मैग्नीट्यूड भी बनना है और वो OZ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब जो मेरे पास में OA, OB और OC है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं I, J और K के हेल्प से, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए हम इसके ऊपर क्या बनाते हैं? यूनिट वेक्टर के ऊपर। अब बात आती है कि हमारे अब आगे से हमें क्या याद रखना है? x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर K। मेरे पास में जो यूनिट वेक्टर्स हो गए तीनों अलग-अलग डायमेंशन है। अब इसका करना क्या है? मैं पॉइंट लेता हूं, मेरे पास में यहां पर मैं पॉइंट मान रहा हूं, पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 3, 5। अब 4, 3, 5 यानी कि इसका y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 3, 4 है, x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 4 है, y पर 3 है और z पर 5 है। अब अगर मुझे उस पॉइंट तक जाना है तो x एक्सिस के डायरेक्शन में कितने कदम चलने पड़ेंगे, यानी कितनी बार यूनिट वेक्टर को मुझे रखना पड़ेगा? तो एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है तो 2 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर और 4 यूनिट वेक्टर। तो मुझे यूनिट वेक्टर को कितनी बार रखना पड़ेगा? 4 बार रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे OP को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर की फॉर्म से, ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं x की डायरेक्शन में कितना चला। मेरा जो OP वेक्टर है x एक्सिस की डायरेक्शन में यानी कि जो यूनिट वेक्टर था I, उसकी तरफ मुझे कितनी बार चलना पड़ा? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स I। अब y का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, यानी कि अगर मैं ओरिजिन से शुरू करूं तो मुझे उस पॉइंट के हाइट तक पहुंचने में कितना चलना पड़ेगा? 1 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर, यानी कि 3 बार मुझे y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चलना पड़ेगा। तो इट मींस 3 टाइम्स j। अब मुझे z की तरफ जाना है तो z के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5। तो z की डायरेक्शन में 1 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर, 4 यूनिट वेक्टर एंड 5 यूनिट वेक्टर्स। तो मुझे z की डायरेक्शन में कितने यूनिट वेक्टर चलने पड़ेंगे? 5। तो ये हो जाएगा +5k। तो जब भी मेरे पास में पॉइंट अगर इस तरह से है उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये मेरे पास में तरीका हुआ था। अब 4, 5, 6 में कुछ खास थोड़ी है, इसकी जगह अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं x, y, z, तो मेरे पास में जो OP वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा? x टाइम्स I प्लस y टाइम्स j प्लस z टाइम्स k। मैंने उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? I, j के, उनकी फॉर्म्स में लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो यानी कि अगर आपके पास में आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk और इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो यहां से मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास में? x² प्लस y² प्लस z²। मेरे पास में आ गया ये बात, ये और मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली। जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होता है? यहाँ पर मेरे पास में जो मैंने निकाले वहां पर xi yj, तो मेरे पास में x
y and z are scalar components। क्योंकि स्केलर है, सिर्फ नंबर्स बताएंगे जो पॉइंट के दिए रहेंगे। और मेरे पास में xi yj zk ये क्या है, इसमें मेरे पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता चल रहा है i j k, यानी कि x की डायरेक्शन में है, y की डायरेक्शन में है या z की डायरेक्शन में है। तो ये कैसे हुआ मेरे पास में वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो वेक्टर को लिखने का एक तरीका ये है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास में एक वेक्टर है, वेक्टर a, उसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में b, वेक्टर b, और उसको मैं लिख रहा हूं कंपोनेंट फॉर्म में b1i प्लस b2j प्लस b3k। दो वेक्टर हो गए। अब वो आपसे कहता है कि भाई आपके पास ये दो वेक्टर हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है। आप क्या करोगे, आप उनके जो कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स है, i वाला कंपोनेंट, i वाला कंपोनेंट, उनको ऐड करोगे। j वाले कंपोनेंट को j वाले कंपोनेंट में ऐड करोगे और k वाले कंपोनेंट को k वाले कंपोनेंट में ऐड करोगे। देखिए कैसे, क्या हो जाएगा मेरे पास में a1 प्लस b1 i प्लस a2 प्लस b2 j प्लस a3 प्लस b3 k। ये मेरे पास में हो गए। अब बिल्कुल प्लस की जगह अगर माइनस होता तो क्या करते, तो सेम हम उनके कोरस्पोंडिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कर देते, माइनस कर देते। मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। वो कह रहा है अगर आपके पास में दो वेक्टर इक्वल हैं, यही दो जिनके ऊपर बात की है, तो उनके जो कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी आपस में a1 इक्वल होगा b1 के, a2 इक्वल्स टू होगा b2 के, और a3 इक्वल होगा b3 के। तो कोई भी दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके जो कंपोनेंट हैं वो भी आपस में कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर यूज करते हैं कि अगर मैं किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं स्केलर से, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या होगा, जो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी उसी स्केलर से क्या हो जाएंगे, वो उसी स्केलर से हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन अभी के लिए यही जो कंपोनेंट फॉर्म है उसकी एक प्रॉपर्टीज है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर मेरे पास में दो पॉइंट है उनको जॉइन करता हुआ कोई वेक्टर है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। अब यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P x1 y1 z1, और एक यहां पर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम Q x2 y2 z2। अब मेरे पर्पस क्या है, मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो पॉइंट P से पॉइंट Q को जा रहा है, यानी कि मेरा जो टारगेट है वो है वेक्टर Q को फाइंड करना। कर सकते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, जिन दो पॉइंट से वो वेक्टर जा रहा है मैं उनको उनके पोजीशन वेक्टर्स बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया OP और Q को मिलाया ओरिजिन से, मेरे पास में आ गया वेक्टर OQ, ये ओरिजिन O था। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास में जो है रिलेटेड है। अब मैंने क्या करना है, मुझे PQ चाहिए। अब देखेंगे अगर मैं वेक्टर OP और PQ को ऐड करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर OP प्लस PQ को ऐड करता हूं,
पहले वेक्टर के टर्मिनेटिंग पॉइंट पर मेरे दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, तो क्या होगा, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू हुआ और दूसरे वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि वेक्टर ओ क्यू, ये इक्वल आ जाएगा वेक्टर ओ क्यू के। हमने वेक्टर एडिशन में देखा। क्या यहां से मैं ओ पी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मेरे पास में वेक्टर पी क्यू आएगा ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू माइनस ये उधर जाएगा तो वेक्टर ओपी। ठीक हो गई बात। अब इसको कैसे करेंगे? यहां पर इसको मैं लिखता हूं वेक्टर पी क्यू। अब ओपी और ओक्यू है क्या, उसको पहले मैं निकालता हूं। मेरे पास में पी की पोजीशन है x1 y1 z1, तो ओपी क्या बनेगा? ये बनेगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। और दूसरा मेरे पास में OQ, Q के पोजीशन x2 y2 z2, ये मेरे पास में बनेगा OQ इक्वल्स टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये हुई। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पर रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसको माइनस करेंगे, हमने पता है कैसे माइनस करते हैं, तो मेरे पास आएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। ये आपके पास में आ गई वेक्टर पी क्यू की। तो यानी कि अगर मेरे पास में पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो मैं उनसे पास होने वाला वेक्टर PQ फाइंड कर सकता हूं इस तरीके से। बाद वाले के कोऑर्डिनेट्स में से पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख देना। ये होगा मेरा वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला है क्या? वो कह रहा है कि हमारे पास में एक पॉइंट है P और एक हमारे पास में पॉइंट है Q। यहाँ पर मैं अपना ओरिजिन O लेता हूँ। जब मैंने पोजीशन वेक्टर OP ड्रॉ किया तो उसको उसने हमने नाम दिया वेक्टर A। पोजीशन वेक्टर OQ जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास में आ रहा है वेक्टर P। अब वो कहता है कि आपने जब यहाँ पर आपका वेक्टर है PQ, इसके बीच में कहीं पर आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया R, और जब इसको मिलाया आपने, ये हुआ वेक्टर R नाम दिया। अब पॉइंट R कहीं पर भी हो सकता है, तो PQ को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इधर से मैं इसको मान लेता हूं M रेशियो N की फॉर्मूला से डिवाइड। मैंने माना कि पॉइंट R है जिसने मेरे जो वेक्टर PQ है उसको M रेशियो N में जो है डिवाइड कर दिया। तो उस पॉइंट R के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर जो है R फाइंड करना है। कैसे? अब इस कंडीशन को मुझे यूज करना है, तो इसलिए पहले मैं PR निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं यहां से P से लेकर R तक की, और उसके बाद मैं निकालूंगा R Q की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कैसे होगा देखिए। मैं अपनी सिंपल आइडेंटिटीज लगाऊंगा। यहां से आप देखेंगे अगर मुझे OR निकालना हो तो वो हो जाएगा OP प्लस PR, इसके इक्वल होगा OR के। यहां से मैं यूज करूंगा OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR, ये मेरे पास में इक्वल है वेक्टर OR के। ठीक है ना, O से P तक गए, P से R तक गए, तो क्या O से R तक पहुंच गए। यहां से आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास में PR की वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर PR इक्वल्स टू आ जाएगा वेक्टर OR माइनस वेक्टर OP। तो मेरे पास में वेक्टर OR माइनस OP आ गया। ठीक है, PR की वैल्यू आ गई। अब OR की वैल्यू कितनी मानी हमने, वेक्टर R माइनस OP की वैल्यू कितनी मानी हमने, वेक्टर A। अब इसी तरह से दूसरे केस के लिए R को फाइंड करना है, तो दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। यहां से आप O से R तक गए, R से Q तक गए, तो इनका एडिशन कितना होगा, OQ।
इसको मैं जब लिखता हूं तो मेरे पास मिलेगा वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर आर क्यू। ओ आर प्लस आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ओ क्यू के। ये आ गया ओ क्यू के इक्वल। मैंने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? आर की, आर क्यू की। तो जब यहां से मैं वेक्टर आर क्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास में आएगा वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ आर। वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? वेक्टर बी माइनस ओ आर की वैल्यू कितनी है? वेक्टर आर। और जब इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? वेक्टर आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर क्यू की वैल्यू यहां से आई वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इक्वल्स टू m अपॉन n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास में आएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर a क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इनटू n इक्वल्स टू इधर क्या बनेगा? वेक्टर b माइनस वेक्टर r और मल्टीप्लाई बाय m। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वेक्टर r n इंटू वेक्टर r माइनस n इंटू वेक्टर a। इधर क्या बनेगा? m इंटू वेक्टर b माइनस m इंटू वेक्टर r। r वालों को एक साइड करते हैं तो यहां पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मैं इधर लिख लेता हूं तो आपके पास में बनेगा n वेक्टर r प्लस m वेक्टर r इक्वल्स टू m वेक्टर b माइनस प्लस n वेक्टर e। यहां से वेक्टर r की वैल्यू आपके पास में आएगी m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a। यहां से मैंने r को लिया इस साइड से तो क्या बचेगा? n प्लस m। तो इसको लिख देता हूं m प्लस n। ये मेरे पास में जो सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर m क्रॉस n के रेशियो में इसको डिवाइड करता है तो जो वेक्टर पॉइंट r होगा उसका पोजीशन वेक्टर r किससे है? इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसका केस सेकंड क्या है? वो बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है सेम कि अगर यहां पर पॉइंट q और p है जैसे पहले थे, इनके पोजीशन वेक्टर है a और b, बिल्कुल वैसी ठीक बात है। अब कह रहा है कि एक जो पॉइंट है मेरा वो इस क्यू को कहां से करता है? वो एक्सटर्नली जो है डिवाइड करता है, बाहर जाकर उसको डिवाइड करता है। तो ये जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा OR, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर हम लोग लगाने वाले हैं। तो पहले मैंने PR को m माना था तो मैं इसको फिर मैं करता हूं। ये मेरे पास में m और QR को m माना था तो उसी रेशियो में उसको एक्सटर्नली जो है सेक्शन करना है उसके। तो इस केस में क्या होगा? नए केस में हम लोग फिर से सेम प्रोसीजर फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे पास में फिर से इस बार क्या है? मैं केस सेकंड कर रहा हूं पर एक्सटर्नल वाले के लिए। ये मेरे पास में इंटरनली की बात हो रही है। मेरे पास में केस फर्स्ट था जब मैंने इंटरनली डिवाइड कर रहा हूं दोनों के बीच में, और यहाँ पर बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में फिर से वही बात आएगी p वेक्टर PR डिवाइडेड बाय वेक्टर QR जो है वो किसके इक्वल है? वो m अपॉन n के रेशियो में डिवाइड कर। तो मैं PR और QR की वैल्यूज निकालता हूं। तो मेरे पास में PR कहां पर आ रहा है? मेरे पास में PR आ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो मैं इसको लिख लेता हूं वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR, ये इक्वल है वेक्टर OR के। यहां से आप PR की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? PR की वैल्यू किससे आ रही है? वेक्टर OR माइनस वेक्टर OP। वैल्यू रखेंगे तो R माइनस A वेक्टर A। अब सेकंड पार्ट के लिए मुझे QR की वैल्यू फाइंड करनी है। QR की तो मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करता हूं। यहां से क्या आएगा मेरे पास में? यहां से मेरे पास में आएगा OQ वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QR इक्वल्स टू वेक्टर OR।
और यहां से आप देखेंगे वेक्टर क्यू आर कितना आएगा, ये आएगा वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ क्यू, यानी कि आर माइनस वेक्टर बी। इक्वेशन में रखते हैं इक्वेशन नंबर, इसको घुमा लेते हैं एक्सटर्नल वाले के लिए। तो यहाँ से मेरे पास में आएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या आएगा मेरे पास में, पी आर की वैल्यू ये रहेगी आर माइनस ए, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्यू आर की वैल्यू ये रहेगी आर माइनस बी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू एम अपॉन एन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा एन आर माइनस एन ए इक्वल्स टू एम आर माइनस एम बी। आर वालों को एक साइड लाकर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास में एन आर माइनस एम आर इक्वल्स टू एन ए माइनस एम बी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा एन ए माइनस एम बी डिवाइडेड बाय एन माइनस एम। अब ताकि देखने में कुछ पिछले वाले जैसा लगे तो इसके दोनों के माइनस के साइन इंटरचेंज कर देता हूं मैं। तो यहाँ से मेरे पास में वेक्टर आर इक्वल आएगा एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड अपॉन एम माइनस एन। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कोई पॉइंट तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस फॉर्मूले से आएगा, और इंटरनली डिवाइड करेगा तो मेरा इस फॉर्मूले से आएगा। ये होगा हमारे सेक्शन फॉर्मूला।